आप सभी लोगों का मैं इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने पिछले तकनीकी सत्र में बात जहां पर छोड़ी थी, अब अगली बात मैं वहीं से शुरू करूंगा। तो पाकिस्तान और तालिबान का जो गठबंधन था, जिसको सरपरस्ती पश्चिमी देशों की मिल रही थी, उसके साथ एक नया संकट पैदा हुआ। संकट क्या कह सकते हैं, एक सिद्धांत है और ये लगभग सभी जगह फिट होता है। 10-11 साल के बाद सोवियत संघ यहाँ से वापस चला गया अफगानिस्तान से। जाने के बाद सोवियत संघ के खुद टुकड़े हो गए 10-11 के आसपास। उन टुकड़ों में बट गया, सब देश उससे अलग हो गए, क्योंकि जब तक आपकी सत्ता रहती है, आप मजबूत रहते हैं, तब तो ठीक है। और जब ये देखते हैं नीचे वाले कि आपके पास वो सत्ता नहीं रही, तो सबसे पहले वही भागते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ सोवियत संघ के साथ। सोवियत संघ को अपनी इस चीज़ की जो भरपाई थी वो सोवियत संघ के टूटने के साथ करनी पड़ी, और उसके बाद सिर्फ सोवियत संघ नहीं रहा। अब जो देश है उसको हम रूस कहते हैं, वरना पहले सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ टूटा, रूस नाम का देश सामने आया, और उसके जो टुकड़े थे, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन, सब इस तौर पर सामने आ गया। विश्व व्यवस्था में एक नया नक्शा सामने आया। जब ये यहाँ से चला गया सोवियत संघ, तो देखिए उसके पीछे 2-3 बातें और कही जाती हैं कि सोवियत संघ के यहाँ आने के पीछे 2 उद्देश्य और थे। एक तो ये कि सोवियत संघ का अगर आप कभी नक्शा देखेंगे तो उसकी तरफ बहुत बर्फ़ पड़ती है, ठंड बहुत रहती है। तो उसके समुद्र तट जो है, जो समुद्र तट हैं, वो बिल्कुल जमे रहते हैं 6 महीने से ज़्यादा। तो उसको गर्म पानी चाहिए, तो अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान होता, ईरान होता, तो वहाँ से उसको एक अपनी सप्लाई के लिए, एक अपना व्यापार या एक तरीके से कहें तो समुद्री व्यापार के लिए एक गर्म पानी मिल जाता पाकिस्तान और ईरान के पास, और वो 12 महीने बिल्कुल भी ना जमता। तो सोवियत संघ को अपने इस बिजनेस का भी ख्याल था कि हमारा बिजनेस वहाँ चलेगा। दूसरी एक चीज़ और भी थी कि जब अफ़गानिस्तान से जब सोवियत संघ चला गया, तो तालिबान का क्या इम्पोर्टेंस रह गई, वो कोई मतलब रह नहीं गया। तो तालिबान की फंडिंग भी धीरे धीरे करके अमेरिका ने पहले तो पाकिस्तान की कम की, फिर उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान ने भी इनको देना कम कर दिया तालिबान को। तो करेंगे क्या? तो अभी आपको मैंने नारकोटिक्स और नार्को टेररिज्म के बारे में बताया था। तो जितने भी तालिबानी थे इस धंधे में लग गए। ये इनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था कि अफीम उगाते, अपने देश में या तो फैक्ट्री खड़ी करते जो कि लगभग ना के बराबर थी। अच्छा, इनकी जो रिफाइनरी थी या जो रिफ़ाइन करने की फैक्ट्री थी, वो ट्रकों में चलती थी। ट्रकों में बॉर्डर एरिया में लगा दिया या पाकिस्तान में जाके दे दिया। और हालात यहाँ तक हो गए थे कि जो पाकिस्तानी सेना के जो मेजर और कर्नल होते थे, वो अपनी गाड़ी में भर करके अफीम और कोकीन सप्लाई करते थे। मतलब पैसे कितनी ज़्यादा इनको नशा था, वो एक चुसा दिया लॉलीपॉप अमेरिका ने। जब चुसा दिया तो लॉलीपॉप लेकर चूस रहे हैं नशे का। पैसा भी है इसमें, हज़ारों रुपए का बिजनेस है। वो अमेरिका यूरोप जाके करोड़ों का हो जा रहा है। तो दिक्कत क्या थी? अच्छा, पाकिस्तान की जो सेना है उसका थोड़ा सा मिजाज अलग है। वहाँ पे जब सेना होती है, तो जब आप भर्ती होंगे अफसर पोस्ट पे, तो आपको सैलरी तो मिलेगी, आपको साथ में पाकिस्तान में ज़मीन भी मिलेगी। और जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी ज़मीनें भी बढ़ती जाएंगी। तो जनाब और क्या चाहिए आखिर आपको? पैसा भी मिल रहा है, ज़मीन भी मिल रही है। हमारे यहाँ देखिए ज़मीन के क्या रेट चल रहे हैं इंडिया में ऊपर इस समय। ज़मीन भी फ्री फंड में मिल रही है प्रमोशन के नाम पे, पैसा भी मिल रहा है। और कुछ कमाई चाहिए तो लड़ना मरना तो है ही नहीं कि इनका तो खतरा एक है भारत, उससे भी इन्होंने कितना लड़ाई लड़ा, 3 या 4। और आधी लड़ाई तो इनकी ये जो पाले हुए
जो लोग होते हैं वो कर देते थे, क्योंकि ये अपनी सेना को तो वर्दी बना के लाते नहीं हैं। मेजर जनरल अकबर खान के तौर पे देखिए 47 में जो युद्ध हुआ उसमें भी इनकी सेना ने अपनी वर्दी नहीं पहनी थी, क्या कबायली है। उसके बाद 47 में बाद में अपना सामने आए, 62, 65, 71, 99 में फिर वो आतंकवादी और सेना का इनके मिला जुला रूप सामने आ गया। तो बाकी टाइम क्या करेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना, धंधा पानी। पाकिस्तानियों का ये धंधा बहुत अच्छा चला कमाने खाने का। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब आप किसी को एक बार लॉलीपॉप चुसा दो और उसको देना कम कर दो तो वो आपसे गुर्राएगा। गुंडे पालते हैं जैसे लोग, कुछ लोग शौक होता है पालने का, उसको अगर आप पैसा नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे तो आपको ही वो मारेंगे पकड़ेगा। तो कुछ यही चीज़ हो गई तालिबान और ये अलकायदा के साथ, पाकिस्तान के साथ। तालिबान से ही एक गुट बना अलकायदा, जिसके सर रहनुमा बने उसामा बिन लादेन। और एक अरब कंट्रीज़ के, ये अरब कंट्रीज़ में ये रहने वाले एक इंजीनियर थे, पढ़ा लिखा आदमी था, और इसने अपना अलकायदा नाम का गुट बना दिया। देखिए एक तालिबान हुआ, एक अलकायदा हुआ। तो कट्टरता तो आखिर आपने ही दी ना इनको, पश्चिमी देशों ने। क्या करेंगे? देखिए पश्चिमी देशों का साफ कहना है कि हमारी ज़मीन बहुत पवित्र ज़मीन है, यहाँ पे भाई देखो एक बूंद भी खून नहीं गिरना चाहिए। खून गिराना कहीं और गिराओ, हमसे मतलब नहीं, कहाँ गिरा। तो आपने इनकी जब फंडिंग बंद कर दी तो किससे कहेंगे? अपने वो जस्ट एक जो ऊपर का आता है उससे कहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा भाई हमें नहीं, हम कोई फंडिंग ऊपर से नहीं आ रही तो हम कहाँ से देंगे तुमको फंडिंग? तो थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा इनको। तो उन्होंने एक काम किया, कहा जाता है कि अफ्रीका के कुछ देशों में जो अमेरिका के अड्डे थे वहाँ पे अलकायदा ने अटैक किया, एक आध रॉकेट वाकेट मारे उनके एयरपोर्ट पे, इस तरीके से हरकतें की। ये बात है 93-94 की। वहीं से ये बात सामने आने लगी कि भाई ये कोई अलकायदा नाम का संगठन है। देखिए इनको सब पता था, ऐसा नहीं कि पश्चिमी देशों को नहीं मालूम था, सब पता था। जो प्री प्लान तरीके होते हैं इनके पहले से, क्योंकि वहाँ पर जो रिसर्च होती है वो आज की तरीके नहीं होती है। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो 15-20 साल 25 साल आगे सोचती हैं। और ये उनका ही पाला हुआ प्यादा था जो बाद में अलकायदा की स्थापना किया। वो सर्विस भी पश्चिमी देशों में किए थे उसामा बिन लादेन। तो ये तो नहीं कह सकते कि उनको कोई जानकारी नहीं थी, पढ़ा लिखा माइंडसेट था। और ऐसे पढ़े लिखों की इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी ज़रूरत होती कि हर जगह तो आप धार्मिक नारा देकर तो कूद नहीं जाएंगे, दिमाग भी चाहिए। तो ऐसे लोगों का काम होता है पूरा गेम प्लान तैयार करना। खैर उसके बाद घटना थोड़ा सा चेंज होती है और 94-95 में कहा जाता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसके आसपास के एरिया में अलकायदा ने बम विस्फोट करवाया था ट्रक से, ये कहा जाता है, इसी रिपोर्ट्स में। उसके बाद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो एक्शन लिया भी गया था तो कोई छोटा मोटा एक्शन ले लिया गया होगा। देखिए एक सूत्र क्या कह सकते हैं, उसको एक थ्योरी है कि किसी को तभी मारना चाहिए जब इतना ज़्यादा हो जाए कि मामला बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाए, तभी आपको मारने का नाम होगा कि ना कि कोई इतने बड़े को मारा। कोई छोटा मोटा कांड करेगा उसको आप मारेंगे तो कौन तवज्जो देगा? जब बड़ा हो जाएगा तो मारिए, तब लोग तवज्जो देंगे। तो कुछ ऐसा ही किया गया। उस कांड के बाद इनका दुनिया में रहना दूभर हो गया। अब कहा जाता है कि भाग करके आ गए अफ़गानिस्तान, और वहाँ पे तो भाई तालिबान था ही पहले से, कोई सरकार थी नहीं। ये सब नॉन स्टेट एक्टर थे कि नक्शा चाहे जो भी हो, आतंकवादियों की सरकार चली रही है, तो उनको शरण मिल गई। और 94 में ये कांड करे थे। उसके बाद अपने यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देने लगे और 2001 में इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया। 11 सितंबर 2001 को इन्होंने एक साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर पे, पेंटागन पे, और एक हवाई जहाज़ जो था वो इनका कहीं पर क्रैश कर गया, अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा, उसका टारगेट कुछ और था। और एक बहुत बड़ी बर्बादी
दुनिया को लाइव देखने को मिली। क्योंकि 2001 तक तो टीवी कैमरे आ चुके थे, मोबाइल फ़ोन भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बढ़िया थे, लोगों ने अपने कैमरे से और मोबाइल फ़ोन से उसकी रिकॉर्डिंग करी और दुनिया ने देखा कि तालिबान और अलकायदा का एक जो मिला जुला रूप था उसने किस तरीके से कश्मीर से लेकर के और आपका अमेरिका तक तबाही मचा कर रख दिया। अमेरिका पे हमला हुआ, उसके बाद जैसा कि अमेरिकी थ्योरी होती है कि अगर हमारा तुमने एक भी आदमी मारा तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। 3 से 6 हज़ार के बीच कहा जाता है कि उनके लोग मारे गए थे, जो एक का सरकारी आंकड़ा है। कई ज़्यादा घायल हुए थे। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस तरह के हरकत करने के बाद विश्व महाशक्ति का जो एक जो तमगा था उसको अलकायदा ने बिल्कुल हिला कर रख दिया था। तो फिर उसके बाद फिर अमेरिका का होना है। एक महीने के बाद अमेरिका ने पूरी तैयारी करी और उसके बाद अफ़गानिस्तान पे उसने अटैक शुरू कर दिया और ये बोला कि ये ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म है। देखिए 20 साल हो गए हम लोगों को डिफेंस स्टडीज़, मिलिट्री साइंस और ये डिप्लोमेसी वालों को पढ़ते पढ़ते ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। और जिस भी इंटरव्यू में जाइए, इंटरव्यू लेने वाला एक शब्द जरूर पूछता है, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म से आप क्या समझते हैं? 10 साल तक ये सब कुछ ढूंढते रहे, तोरा बोरा की पहाड़ी को खंडहर कर दिया। तालिबान ने तो इतना बुरा हाल कर रखा था अफ़गानिस्तान में कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति, जिसको यूएनओ ने भी कहा था कि ये बहुत ऐसी मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी, इतनी पहाड़ी पे खोद करके बनाई गई थी, उसको भी तोप लगाकर उड़ा दिया कि ये बुत परस्ती है, ये मूर्ति पूजा है और हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते। वो तालिबान, वो अलकायदा। 10 साल तक अमेरिका ने वहाँ पे तोरा बोरा की पहाड़ी को ध्वस्त किया, कहाँ कहाँ नहीं खोजा। और कई भारतीय लोग कहते रहे कि भैया वहाँ मत देखो, पाकिस्तान में देख लो, कितने लोग थे ऐसे। लेकिन नहीं, वो फिर एक्सेप्ट नहीं। और जब मिला तो कहाँ मिला लादेन? 2011 में पाकिस्तान में, वो भी कहाँ? रावलपिंडी के पास। वो भी कहाँ? पाकिस्तान की जो सेना की छावनी थी उससे कुछ 100 मीटर दूर एक घर में कई सालों से 2-3 बीवियाँ और कुछ बच्चों के साथ रहती, जिसको रात में चिन्यूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों ने मार गिराया। तो जो एक मुख्य मुद्दा है जो इस समय सामने आया कि 2001 से लेकर के 2011 तक, जब तक लादेन को मारा नहीं गया, अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने और नाटो फोर्सेस ने सब कुछ बिल्कुल बर्बाद तहस नहस करके रख दिया। और कभी ड्रोन का अटैक, कभी कारपेट बॉम्बिंग, कभी B1, कभी B2, कभी B52 लगा करके बिल्कुल ध्वस्त कर देते थे हर चीज़ को। लेकिन 2011 में जब लादेन की हत्या रात में कर दी गई तो उसकी लाश को भी किसी को नहीं दिखाया गया। बस ये कहा गया कि हमने मार दिया, और वो उसकी लाश कहाँ गई पता नहीं। कहा कि उसको हमने समुद्र में डाल दिया, क्या किया ऊपर वाला जाने। लेकिन अब सवाल दूसरा खड़ा होता है, इतने बड़े कांड होने के बाद क्या होता है? जब ये वहाँ पर गए तो विश्व व्यवस्था के लिए और भी बहुत सी चीज़ें की गई, किस तरीके से किया गया। अब जो प्रश्न खड़े होते हैं 2011 के बाद, अब उन प्रश्नों का मैं अभी आपसे फिर से एक नए सत्र में पुनर्वलोकन करूँगा। धन्यवाद।